नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 7। जी हाँ, इस सीरीज की हम लोग सेट 7 करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020 और ये आपको सितंबर अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी दोनों के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। पेपर 1 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेपर 1 के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पेपर 2 ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। इसका सेट नंबर 7 है। रोज हम लोग करते हैं 10 एमसीक्यूज। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन होता है जब मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन उसके लिए माफी चाहूंगा, जैसे मैं कल नहीं कर पाया। ठीक है, तो नॉर्मली जो है नॉर्मल डेज के अंदर ये होता है। 10 एमसीक्यूज हम लोग करते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन का मिलता है और इसी के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है, आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आंसर भी मिल रहा है, तो लर्निंग भी हो रही है। और ये जो वीडियो का मेरा पूरा ड्यूरेशन है, मैं इसको छोटा रखता हूं। आधे घंटे के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि इसको मैं निपटा दूं, ताकि आपका ज्यादा टाइम वक्त जाया ना हो और आप अपनी पढ़ाई भी करें। तो ये इसका सेट नंबर 7 है। अभी तक हमने 6 सेट कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो आप जरूर देखें और इसका फायदा उठाएं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूं। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर, केवीडियो पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं, जिसमें से काफी सारे लोग जान गए हैं मुझे। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये शुभ क्रिएशन वाला जो चैनल है, ये मेरा वॉइसिंग का ही चैनल है। यहाँ पे मैंने कुछ वॉइसिंग के कंटेंट डाल रखे हैं एज अ वॉइस आर्टिस्ट। ठीक है, और गाइस ये वाला चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, भले शुभ क्रिएशन ना करें, लेकिन टेलीग्राम पर ये शुभेंदु नेट ज्योग्राफी का जो चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करें। पब्लिक चैनल है। यहाँ पे जो हम ये सीरीज चला रहे हैं 10 एमसीक्यूज की और एक्सप्लेनेशन की, उसका पीडीएफ कन्वर्ट करके हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो उसको आप जरूर अवेल करें। एक तरीके से आपका क्वेश्चन बैंक बन रहा है और आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ऑल दो इसका नाम ज्योग्राफी है, लेकिन इसमें पेपर 1 भी आपको मिलने लगेगा, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। और इसका चैनल टिप ये है। इसके अलावा हमारा है एक इंटरैक्टिव ज्योग्राफी ग्रुप, जहां पे हम लोग डेली टास्क डिस्कशन करते हैं। एक फन वे के अंदर यहाँ पे आपको डेली टास्क मिलता है, उसको आपको कवर करना पड़ता है, और जो लोग भी करते हैं उसको इस वीडियो में फीचर किया जाता है, जैसे कि आप आगे देखेंगे। इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले ये चैनल ज्वाइन करेंगे, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। उसके बाद मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे और फिर मैं आपको टेलीग्राम के इंटरैक्टिव ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो के अंदर क्या एलिमेंट्स रहते हैं? एलिमेंट्स ये रहते हैं कि देखो, रिडल्स जो हम लोग पोस्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनके नेम्स भी बता देता हूँ, कौन कौन लोग जो है बराबर आंसर दे रहे हैं, सही सही या गलत भी। और एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन का भी मैंने विंडो खोला है। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मुझसे आप पूछ सकते हैं, वो यहाँ पे मैं शेयर करूंगा, जैसे मैं करता आ रहा हूँ। और वीडियो के एंड में मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। जो वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो एंड में आपको एक और एक क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको सॉल्व करना होता है, कॉमेंट आपको उसका करना होता है। तो इतनी सारी चीजें हमारे वीडियो कंटेंट के अंदर होती हैं, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगे आपको, वो सारी कोशिश मैं करता हूँ आपको बोरिंग ना लगे। ऑलराइट, तो आज सुबह हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारा इंटरैक्टिव ज्योग्राफी का ग्रुप है, उसके अंदर मैंने ये रिडल पोस्ट की थी। और ये बेसिकली एक पिक्चर है लेक की, और इसमें नीचे क्वेश्चन दे रखा है, द नेम द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है। तो ये पहला है लेक सुपीरियर, फिर उसके बाद है लेक मिशिगन, लेक बेकाल और लेक वॉस्टॉक। तो इस तरह की पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप काफी सारा जो है अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बना लेते हैं सही आंसर की भी, और फिर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर आपकी इंफॉर्मेशन इमेज फॉर्म के अंदर है, जिसको हम मेंटल मैप्स कहते हैं, तो वो चीजें ज्यादा रह जाती है। यही मेरा इंटेंट है कि आपको विजुअल मेमोरी को बूस्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये एक अलग तरह की इनोवेटिव लर्निंग होती है। तो इस तरह के ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन और लेक बेकाल, तो आप इस पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो आसपास यहाँ पे स्नोई पीक्स हैं, और स्नोई पीक्स मतलब ये हाई लैटिट्यूड्स पर है, तो नॉर्मली सुपीरियर मिशिगन नहीं होगा। लेक बेकाल इसका सही आंसर है, जो साइबेरिया में है, रशिया के। अब यहाँ पे हम इसके लोकेशन देखेंगे कहां पर है। देखो यहाँ पर ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, या एशिया मान लो आप यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारा एशिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो है पूरा ये पूरा रशिया है। रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर है लेक बेकाल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यही जो लेक है वो यहाँ पर भी मौजूद है, ये लेक बेकाल है। और यही जो है ये दुनिया की सबसे गहरी और बड़ी भी मान सकते हैं आप बाय वॉल्यूम फ्रेश वाटर लेक है, लेक बेकाल। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लेक बेकाल इज द एंशिएंट मैसिव लेक इन द माउंटेनस रशियन रीजन ऑफ साइबेरिया। जो साइबेरिया का पार्ट है, ईस्टर्न रशिया जो है वो पूरा माउंटेनस रीजन है। और यहीं पे आप देख सकते हो, देखो ये पूरा माउंटेनस रीजन आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मली लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन में आपको कोई माउंटेन्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि इसका एरिया जो है वो 31,722 स्क्वायर किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया दे रखा है। लेंथ इसकी दे रखी है 636 किलोमीटर, और इसकी डेप्थ भी दे रखी है, देखो 1642 मीटर्स या 5,383 या 87 फीट दे रखा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5,500 फीट की इसकी गहराई है। और लेंथ जो है 636 मीटर है। लोकेशन इसकी साइबेरिया, रशिया है। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो आपके मेंटल मेमोरी को बढ़ाती है। रोज आप लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो ये मेरा रहता है इंटेंट। अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। पहले ये वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी चैनल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं इफ यू आर अ ज्योग्राफर। ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिए। इसका आंसर था सी, लेक बेकाल, और सब लोगों ने सही आंसर दिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखो अर्पिता ने सही दिया है, मोइन खान ने सही दिया है, शुभजीत, मनीषा, उसके बाद पिंटू डे, निवा, मोहम्मद फैजल, अभिजीत, लामो, मिनी, तन्मय,
और स्वीटी शर्मा, शबनम मेहता, मेघा, ज्योति चक्रवर्ती, लक्ष्मी, बरनाली बारो, रजनी, सूरज, चांदनी सोनी, अरूप सरकार, और उसके बाद आलिया है, रतन है और सपना है। इन सब लोगों ने सही जवाब दिए। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं लोग बाग, लेकिन आप ये जानते थे, विच इज वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस। इस तरह से जवाब देते रहिए, लेकिन आप देखोगे ग्रुप की मेंबरशिप अराउंड 100 के आसपास है। ये वो 100 लोग हैं जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप मुझे इस ग्रुप में ऐड करो, हमें भी जवाब देना है। हम जवाब कैसे देंगे, और हमें भी फीचर होना है वीडियो के अंदर। तो आप लोग कहाँ हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैसेज ऐड करना था तो तब लोग आप मुझे बहुत मैसेज कर रहे थे कि सर ऐड कीजिए, पर अब आप लोग गायब हैं। तो ये एक विचित्र बात है। आप लोगों को होना जरूरी है, रिस्पॉन्स देना जरूरी है, तभी आपको जो है चीज़ें याद होंगी। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं चाहूंगा कि रिस्पॉन्सेस और ज़्यादा हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम करने वाले हैं 10 MCQs। ये है सेट नंबर 7, और ये जो होगा फॉर्मेट इसका वही रहेगा। क्वेश्चन आएगा, एक टाइमर चलेगा 20 सेकंड का, 20 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है। उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला ही अदर्शन है, मिड ओशियनिक रीजस आर सिचुएटेड ओवर द राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट। रीजन दे रखा है उसका, देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। अदर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन में अब आप जानते हैं क्या करना पड़ता है, बीच में क्या लगाना पड़ता है, इतने बार मैं बता चुका हूं। कमेंट कीजिए फटाफट से 1 2 3 4 क्या होगा, या ABCD बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। सो अदर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, अदर्शन और रीजन के बीच में क्योंकि लगाना पड़ता है। तो क्योंकि अगर जो है वो मैच कर रहा है तो फिर आपका आंसर जो होता है आपको समझ में आ जाता है। तो ये बोलता है मिड ओशियनिक रीजेस आर सिचुएटेड ओवर द राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट, यानी कि मिड ओशियनिक रीजेस जो समुद्र के नीचे जो कंटिन्यूस चेंज चल रही है वो राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट के ऊपर है, क्योंकि वहां पर एक टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये इसका रीजन नहीं है, लेकिन देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेस। ये बात हम जानते हैं, सी फ्लो स्प्रेडिंग के अंदर हमने ये पढ़ा है, जिसमें देखने को मिलता है कि जो अर्थ जो रॉक्स जो जनरेट हो रही हैं बार बार विद द अपकमिंग ऑफ द लावा इनटू द सरफेस, जो न्यू क्रस्ट बन रही है उसकी जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं पुराने सालों की भी, तो हमें एक रिवर्स पोलैरिटी देखने को मिलती है, कभी नॉर्थ साउथ, कभी साउथ नॉर्थ, कभी नॉर्थ साउथ, कभी साउथ नॉर्थ। तो उससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे जो नई रॉक्स आ रही हैं वो जब आती हैं तो वो अर्थ के उस वक्त के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाती है, और उससे हमें पता पड़ता है कि भाई अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, जितनी भी रॉक्स होती है, बेसाल्टिक रॉक प्राइमरीली जो होती है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर कैप्चर कर लेती है। तो ये इसका आंसर, तो इसको रीजन नहीं दे पा रहा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। मिड ओशियनिक रीजेस के नीचे ही एक थर्मल कन्वेक्टिव करंट चलती रहती है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से ये जो मैग्मा है ऊपर की तरफ चलता रहता है, इसका मूवमेंट होता रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है आर इसको, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, इसका आंसर होगा, या बी इसका आंसर होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्लाइडिंग ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स अलोंग द कर्व प्लेन इज डिस्क्राइब्ड एज। बताइए क्या होगा, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। जब रॉक्स जो है किसी कर्व प्लेन से नीचे की तरफ आती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। कर्व प्लेन या कॉन्केव प्लेन भी बोल सकते हैं इसको आप, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट से ABCD। ऑलराइट, समाप्त। इसका सही आंसर होगा बी, स्लंपिंग। स्लंपिंग इज अ टाइप ऑफ रॉक मूवमेंट अलोंग द कर्व प्लेन। यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम इस तरह से, देखो ये जो है ये एक कर्व प्लेन से नीचे की तरफ आ रहे हैं रॉक्स, ठीक है, या रॉक डेब्री या रॉक स्लाइड जब होती है इस तरह से, तो इस तरह के मूवमेंट को हमें कहा जाता है स्लंपिंग कहा जाता है। देखो इस तरह से ये एक क्या कहेंगे इसको, कप शेप बन रहा है, देखो, या एक बाउल शेप बन रहा है। देखो यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे तो ये जो सरफेस होती है वो कॉनकेव हो जाती है। देखो यूं इस तरह से जो है, देखो ये एक तरीके से बाउल शेप बनता है, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है स्लंपिंग, जहां पर जो है एक कर्व शेप की तरफ नीचे से आ रही है रॉक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मास वेस्टिंग। बताइए क्या क्या होगा, मास वेस्टिंग में इनमें से कौन कौन से फैक्टर कारगर करते हैं, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त। और इसका सही आंसर होगा गाइस डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मास वेस्टिंग के अंदर वेदरिंग एंड क्लाइमेट तो जरूरी है ही, क्योंकि जब बड़े बड़े रॉक पार्टिकल छोटे रॉक्स के अंदर तब्दील होंगे तभी जो होगा उसका मास वेस्टिंग हो पाएगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे नहीं आती, ये बात हम जानते हैं। वाटर कंटेंट, यस इट इज वेरी नेसेसरी। जब वाटर कंटेंट ऐड हो जाता है इन पार्टिकल्स के अंदर तो फिर वो फॉल की जगह फ्लो बन जाते हैं, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ये बात हम जानते हैं। स्लोप एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मास वेस्टिंग जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, वो किसी भी एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं है।
तो जितना ज्यादा स्लोप एंगल होगा उतना ज्यादा मास वेस्टिंग की स्पीड ज्यादा होगी, इसीलिए जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मास वेस्टिंग इरोजन के अंदर फर्क यही है। मास वेस्टिंग के अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो ग्रेविटी की वजह से होता है डाउन द स्लोप, और जो इरोजन के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो इरोजिव एजेंट्स के द्वारा होता है, जैसे हमारे एयर हो गया या वाटर हो गया या रनिंग वाटर हो गया, ये सारी चीजें आती है इरोजन के अंदर। ये वर्क है, तो इसलिए ये तीनों उसके आंसर होंगे। डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बाय व्हाट नेम आर द न्यूमरस डिप्रेशन फाउंड इन द लाइमस्टोन रीजन इज कॉल्ड। बताइए, लाइमस्टोन रीजन के अंदर जो हमें न्यूमरस डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, जो गड्ढे देखने को मिलते हैं, उनका नाम क्या होता है? बताइए, जिसको हम कास्ट रीजन भी कहते हैं। ये मैंने एक हिंट दे दिया आपको। ऑलराइट, इसका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर होगा डी, सिंक होल्स। सिंक होल जो होते हैं नॉर्मली आपको कास्ट रीजन के अंदर, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर या लाइमस्टोन रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। पॉट होल और प्लंज पूल्स जो है दोस्तों, वो आपको रिवर के यंग स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। जब कभी भी रिवर अपने साथ जब लोड लेके चलती है तो वो किसी वाटरफॉल से नीचे या कभी किसी रैपिड से नीचे जाती है बहुत तेजी से, तो जो रॉक बोल्डर्स नीचे गिरते हैं उससे नीचे वाटरफॉल के जस्ट नीचे गड्ढे बन जाते हैं, जो पहले पॉट होल्स होते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो उसको हम प्लंज पूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको कास्ट रीजन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सिंक होल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं लाइमस्टोन रीजन पे। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से जो लाइमस्टोन एरिया है, यहाँ पे आपको ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं, देखो ये डिप्रेशन हो गया, ये डिप्रेशन हो गया, ये सिंक होल्स कहलाते हैं। और कैवर्न्स क्या कहलाएगा? जब ये पानी परकोलेट के नीचे की तरफ जा रहा है और ये इस तरह से गुफा जब बन जाती है, ठीक है, एक लाइमस्टोन रीजन के अंदर, इसको फिर कैवर्न कहा जाता है। और इसी के गुफा के अंदर आपको स्टैलेक्साइट्स और स्टैलेग्माइट्स देखने को मिलेंगे। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बताना है इनमें से क्या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के एग्जांपल हैं। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा, ये पूछा है एग्जांपल ऑफ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब जहां पर दो प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो एंडीज तो नहीं होता है, एंडीज में कन्वर्जेंस होता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। हिमालयस के अंदर कन्वर्जेंस होता है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का। तो यहाँ पर सब जगह आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म है या कहीं आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है। लेकिन जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये जो है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ये आपका अरेबियन प्लेट हो गया, ये नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली या ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनती है। तो ये इन दोनों प्लेट्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से बनता है, इसलिए एक एग्जांपल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। क्वेश्चन नंबर 6, अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देयर इज अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी अलोंग द कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स। रीजन दे रखा है बेनियोफ जोन इज अ जोन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनोस। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्योंकि लगाइए और बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा गाइस 3 इसका आंसर होगा, एज ट्रू आर इज फॉल्स। क्योंकि आप देखोगे देयर इज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी अराउंड द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। क्योंकि जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज जब आपस में टकराती हैं या मिलती है, कन्वर्जन दो प्लेट जब कन्वर्ज करती है तो एक प्लेट सबडक्ट करती है। जहां वो सबडक्ट कर रही है उस जोन पर बनता है एक सबडक्शन जोन, जिसको हम बेनियोफ जोन कहते हैं। और बेनियोफ जोन जो है इट इज अ साइट ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स नॉट वोल्केनोस। यहां पे लिखा हुआ है बेनियोफ जोन इज अ जोन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनोस, बट यहां पर अर्थक्वेक आएगा, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। और बेनियोफ जोन में आपको सिस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट फोकाई ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इसलिए एज टू आर इज फॉल्स। यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, ये दो प्लेट जब टकराती है तो इस तरह से सबडक्टिंग प्लेट बनती है। सबडक्शन की वजह से सबडक्शन जोन बनते हैं, जिसको हम कहते हैं बेनियोफ वडाटी जोन। और इसी जोन पे आप यहाँ पे देखोगे शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और डीप फोकस अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग फोकाई ऑफ अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं इस सबडक्शन जोन के अंदर। यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी के वोल्केनोस नहीं, वोल्केनो तो अलग हो ही रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे वोल्केनोस लिखा हुआ है और ये बात आपको ध्यान रखनी है। वडाटी बेनियोफ जोन जो है इट इज अ जोन ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एनर्जी एंड डिफरेंट फोकाई ऑफ अर्थक्वेक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोकाई के नाम भी लिखे हुए हैं, शैलो फोकाई, इंटरमीडिएट फोकाई एंड डीप फोकाई अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है आइसोलाइंस की और यहाँ पे उनके कुछ मीनिंग दे रखे हैं, कोड्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4। बताइए क्या होगा।
कमेंट कीजिए फटाफट से। इजी क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं कई बार, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त समाप्त। सबसे पहले मैच कर लेते हैं। सो आइसो जहां पर भी आता है, आइसो मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो हम बना रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो उन जगहों को जोड़ रही है जहां पर सेम अमाउंट ऑफ फिनोमेना देखने को मिलता है। वो फिनोमेना कुछ भी हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो सनलाइट हो सकता है, वो क्लाउड हो सकते हैं। तो आइसो लाइन्स को इसीलिए यूज किया जाता है मैप मेकिंग के अंदर। तो आइसो हेल जहां पर है मतलब वहां पर सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन है, यानी कि A2 होगा, ठीक है। और आइसो हेलाइन मतलब सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है, यानी कि फिर B3 होगा। A2 B3 मुझे यहां देखने को मिलता है, A2 B3 देखो यहां पर है, लेकिन यहां पर भी है देखो। तो 2 और 4 तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आइसोनेफ जो होता है वो सेम अमाउंट ऑफ क्लाउडलीनेस देखने को होता है, यानी कि D1 होगा, और ये D1 हमें यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 A2 B3 C4। आइसोटाक जो है वो सेम अमाउंट ऑफ एरिया जहां पर विंड स्पीड चलती है उनको कनेक्ट करता है। आइसोटाक विंड स्पीड, आइसोनेफ क्लाउडलीनेस, आइसोहेल सनशाइन एंड आइसोहेलाइन सैलिनिटी, यानी कि इसका आंसर होगा A2 B3 C4 D1। 3 इज द राइट आंसर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट हायर टू लोअर। आपको बताना है वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा से कम आपको अरेंज करना है, बताइए क्या होगा वाटर कंटेंट। कमेंट कीजिए ABCD क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त। और दोस्तों ये जो दे रखा है अर्थ फ्लो, डेब्री फ्लो और मड फ्लो, ये एक तरीका का मास वेस्टिंग है। इसके अंदर फ्लो जब ऐड हो जाता है मतलब वहां पर वाटर कंटेंट ऐड हो गया है। जब मास वेस्टिंग के साथ मॉइस्चर ऐड हो गया है तो उसे हम फ्लो कहते हैं। अगर मॉइस्चर नहीं है, वो ड्राई मूवमेंट है, तो उसे हम फॉल कहते हैं। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि वाटर कंटेंट जो है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताना है। तो सबसे पहले आता है, सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है मड फ्लो के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% यहाँ पे आपको वाटर कंटेंट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अर्थ फ्लो और सबसे लास्ट में आता है डिब्री फ्लो। ये बात को ध्यान रखनी है, मड फ्लो में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट है, उसके बाद अर्थ फ्लो के अंदर है और डिब्री फ्लो के अंदर है। एक और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं दे देता हूं, अगर आपसे ये बोले कि भाई अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स, अब इनको अरेंज करो साइज ऑफ पार्टिकल्स में, तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C, क्योंकि सबसे पहले डिब्री फ्लो आता है, उसमें पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे छोटा पार्टिकल का साइज अर्थ फ्लो के अंदर होता है, और फिर सबसे छोटा पार्टिकल का साइज होता है मड फ्लो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट से, तो वाटर कंटेंट जब आएगा तब सभी उल्टा हो जाएगा, मड फ्लो पहले आएगा, अर्थ फ्लो उसके बाद आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा डिब्री फ्लो। साइज ऑफ पार्टिकल्स के अंदर ये वाला आपका रहेगा C हो जाएगा आंसर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टेरा रोसा, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन, टेरा रोसा क्या है। कमेंट कीजिए ABCD, वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया मैंने, गलत मत करना। ऑलराइट, समझौता समाप्त। और इसका सही आंसर होगा C, थिक रेड सॉइल फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग रेसिड्यू। जब वेदरिंग होती है मेडिटेरियन इलाकों के अंदर जहां पर भी, तो वहां पर एक रेड कलर की सॉइल देखने को मिलती है, जिसको हम टेरा रोसा कहते हैं। और ये जो टेरा रोसा है ये नॉर्मली आपके वाइन कल्टिवेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर एसोसिएटेड है ये वाली सॉइल। टेरा रोसा इज अ थिक रेड सॉइल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्राप्लेट वॉल्केनोस। पहला स्टेटमेंट है दीस वॉल्केनोस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। दूसरा है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्लेट मूवमेंट। बताना है क्या होगा इसका आंसर, सही क्या है बताना आपको, कमेंट कीजिए फटाफट से। ABCD, ऑलराइट, समझौता समाप्त। और इसका सही आंसर होगा D, नन ऑफ दीज, क्योंकि इंट्राप्लेट वॉल्केनोस दोस्तों कौन से होते हैं, इंट्राप्लेट वॉल्केनोस कौन से होते हैं, ये हमने अभी किया है रिसेंटली एक साइट के अंदर। इंट्राप्लेट वॉल्केनोस जो होते हैं वो वॉल्केनोस नहीं होते जो कन्वर्जेंस से बन रहे हैं। इंट्राप्लेट वॉल्केनोस को हॉटस्पॉट कहा जाता है, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, मतलब जिन प्लेट्स के नीचे कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेंटल प्लूम, उसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, ठीक है। और जब वॉल्केनिक हॉटस्पॉट जहां पर होता है वो हवाई आइलैंड्स का बेस्ट एग्जांपल है। और जब इन प्लेट का मूवमेंट हो जाता है तो जो पुराना वॉल्केनो जो इरप्ट हो रहा था उसका पावर कट ऑफ हो जाता है, एक नया वॉल्केनो बनता है, फिर वापस से प्लेट का मूवमेंट होता है तो फिर वापस से पुराना वाला कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद नया वाला आता है। तो इस तरह से प्लेट मूवमेंट से इसमें एक
ट्रेल बन जाती है, एक टेल बन जाती है इंट्राप्लेट वॉल्केनोस को। तो पहला तो क्या हो गया, पहला तो वैसे ही गलत हो गया, दिस वॉल्केनोस आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ये गलत है। दिस वॉल्केनोस आर फॉर्म ड्यू टू द कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ द लावा फ्रॉम द बिलो, जिसको मेल्टर प्लूम कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ लावा होता है, ठीक है, सॉरी मैग्मा होता है, ठीक है, लावा तो जो सर्फेस पे आएगा तब होगा, तो कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ द मैग्मा होता है, जिसको हम मेंटल प्लूम कहते हैं। दूसरी बात, स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्लेट मूवमेंट, यस दे आर अफेक्टेड बाय द प्लेट मूवमेंट। जैसे ही प्लेट मूवमेंट होता है तो पुराना वॉल्केनो जो होता है वो डेड हो जाता है, फिर नया होता है, फिर वापस से होता है, तो फिर उसके बाद जो नया वो हुआ था वो डेड हो जाता है, फिर एक नया होता है। तो इस प्लेट मूवमेंट से इनकी एक चेन बनती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीस, ठीक है। इंट्रा प्लेट वॉल्केनोस आर द वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने कर लिए 10 क्वेश्चंस, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। यहाँ पर मैंने मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर कुछ फोर्स दे रखे हैं, यहाँ पर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। तो देखो, कोरालिस फोर्स जो होता है वो अर्थ की रोटेशन से होता है, यानी कि A4 हो गया। टाइडल फोर्स होता है अर्थ की ग्रेविटी से, यानी कि B1 हो गया। A4 B1 मुझे कहा दे रखा है, A4 B1 यहाँ दे रखा है, यानी कि 1 and 2 नहीं है, 3 and 4 है। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किसी चलती हुई चीज पे लगता है, और नॉर्मली रिवर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस। जब रिवर जो है अलग अलग कोर्सेज से आती है, कभी वो पहाड़ी इलाकों में, कभी वो मैदानी इलाकों के अंदर है, कभी फिर वो डेल्टा इलाकों में है, तो अलग अलग टोपोग्राफिकल डिस्टेंसेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो C2 हो जाएगा, ठीक है, C2 हो जाएगा ये वाला A4 B1 C2। और उसके बाद रेजिस्टिंग फोर्स कौन लगाता है, जो बिल्कुल रॉक सॉलिड है वॉल की तरह, ठीक है। वॉल को अगर आप धक्का देंगे तो वॉल एक आप पे रेजिस्टिंग फोर्स लगा रही है, क्योंकि वॉल खिसक नहीं रही है, ठीक है, तो उसको रेजिस्टिंग फोर्स कहा जाता है, यानी कि स्टैटिक स्टेट जिसकी होगी वो एक आपको रेजिस्टिंग फोर्स देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया आपका 4 कोरालिस फोर्स वो हो गया। उसके बाद टाइडल फोर्स और ग्रेविटी हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया आपका टोपोग्राफिकल डिस्टेंसेस, यानी कि C2 हो गया, और रेजिस्टिंग फोर्स हो गया आपका स्टैटिक स्टेट, यानी कि D3 हो गया। 4 इज द राइट आंसर। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया भी था इसका, मैंने देखा था, 4 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये भी एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोटोकॉल दे रखे हैं और इनके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, कार्डिगना, नागोया, क्योटो और मॉन्ट्रियल, और यहाँ पर इनके दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, आपको उनको मैच करना है और कमेंट करना है। आपका जवाब लाइव चैट में कोई नहीं देगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और अब हम बात करते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर्स, जो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है शुभेंदु मुखर्जी नाम से। ये हमारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस बाय शुभेंदु मुखर्जी। यहाँ पर हम लोग गूगल ड्राइव के अंदर क्लासेस लेते हैं। यूजीसी नेट ज्योग्राफी का एक बैच है, एक स्ट्रक्चर्ड बैच चल रहा है, और इसमें हम लोगों ने भी रिसेंटली पूरी यूनिट 5 का एक टेस्ट लिया था, और उसको नाम था इसका मॉक टेस्ट 4। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने, जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, उन लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया है। तो मैं बात करने वाला हूँ स्टार परफॉर्मेंस के बारे में। टॉप 3 कौन रहे हैं? 3rd नंबर पर है अदिबा, इन्होंने स्कोर किया है 50 आउट ऑफ 40, विच इज वेरी गुड। उसके बाद शुभजीत ने किया है 43 आउट ऑफ 50, और फर्स्ट पे है महाश्वेता, आप भी में से हैं, और इन्होंने स्कोर किया है 43 आउट ऑफ 50। दोनों का स्कोर सेम है, लेकिन इन्होंने पहले किया है, इन्होंने थोड़ा सा लेट किया था। तो ये रहा है अभी तक का स्कोर हमारे स्टार परफॉर्मेंस का मॉक टेस्ट 4 यूनिट 5, जो हमारी पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी है। इसका कंप्लीट हमने टेस्ट लिया था हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे, जो हमारा गूगल ड्राइव पे चल रहा है। और आप अगर चाहते हैं तो फीडबैक भी ले सकते हैं इन स्टूडेंट से, बता सकते हैं कि क्लासेस उनको कैसी पसंद आ रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच है, 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, कोई भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट या लाइव क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लास लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करो, क्लास चल जाएगी। सुबह देखो, शाम में देखो, रात में देखो, कभी भी देखो, काम करते हुए देखो, कैसे भी आप देख सकते हो क्लास को। साथ में आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलता है, और फिर आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी दे दी जा रही है इसी पैकेज के अंदर। और फिर इसके बाद हमने एक रिवीजन एंड डाउट सेशन भी रखा है, जो हम लोग हर बार करते हैं। ये जो मॉक टेस्ट 4 अभी आपने देखा है, इसका पूरा एक रिवीजन सेशन हमने डाउट सेशन बनाया है, जिसके अंदर मैंने सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की है। अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो आप भी कर सकते हैं। यूजीसी नेट ज्योग्राफी जो है इसका बैच हमारा चल रहा है, और इसको अप्लाई करने के लिए आप या तो रजिस्टर कर लें, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, या इस नंबर पर कॉल कर लें। और डेमो लेक्चर्स जरूर आप देखें, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई क्लासेस कैसी चलती है। इस लिंक को आप क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में एक डेमो क्लास का लिंक है, इसको क्लिक करें, गूगल ड्राइव पे खुल जाएगा, क्लासेस देखें, आपको कैसा लग रहा है, एक आपका टॉपिक भी कवर होगा। और पेमेंट फैसिलिटी मैंने अलग अलग रखी है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी मैंने रखी है, सब चीज स्टूडेंट सेंटर की मैंने रखी है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं। तो ये पूरा एक बैच है, एक पूरा पैकेज है यूजीसी नेट ज्योग्राफी का, जिसमें आपको सारी चीजें मिल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करें, नहीं करना चाहते तो भी मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डेमो लेक्चर जरूर देखें, इस डेमो लेक्चर को देख के आपका कोई एक टॉपिक जरूर कवर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, इसको जरूर ज्वाइन करें। जितने भी 10 क्वेश्चन उसके पीडीएफ आपको मिल रहे हैं। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। काफी सारे लोग, अराउंड 60% ऑफ माई ऑडियंस इज नॉट सब्सक्राइबिंग, तो सब्सक्राइब आप जरूर करें और बेल आइकन दबा के रखें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म फॉर यूजीसी नेट बैच, हमारा बैच चल रहा है, और एक डेमो लेक्चर भी, इसको जरूर देखें और अपना एक टॉपिक कवर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन।